नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक। क्या है वो टॉपिक? वो है हीट, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊष्मा। ये इसलिए ज़्यादा अवेटेड है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप यूपीटीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैकेनिक्स और हीट आपका बेड़ा पार कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं दो यूनिट से पूछे जाते हैं। पहली मैकेनिक्स है, दूसरी हीट है। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है मैकेनिक्स को, और मैं हीट को भी बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दो वो फंडामेंटल पिलर्स हैं, आपको टीजीटी तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हीट को। जानते हैं हीट है क्या? क्या है ये हीट? हीट एक्चुअली एक फीलिंग है। आप इसे देख नहीं सकते, देख तो सकते नहीं है, हाँ भाई ये इतनी बड़ी हीट है, ये इतनी बड़ी हीट है। ये केवल एक फीलिंग है। गर्माहट हो रही है या सर्दी पड़ रही है, ये सब एक हीट क्या है? एक फीलिंग है। और साइंस की भाषा में इसे कहें तो ये एक एनर्जी है ना। एक एनर्जी ही एक हीट की फॉर्म है। एनर्जी ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा है, एनर्जी कम है हीट कम है। ठीक है, अब हीट को मीजर किस में करते हैं? हीट का जो स्टैंडर्ड मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। और 1 कैलोरी को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए जूल में तो आप करेंगे 4.18। 4.18 से मल्टीप्लाई करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं जूल के अंदर। ठीक है, ये तब है जब आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि कितने का मल्टीप्लिकेशन करके हम जूल को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। लेकिन जब आप सवाल कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2। मामला क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये तो रहा हीट को। लेकिन हीट को ये जानने के लिए कि हीट ज़्यादा है कम है, क्या है कैसे है, एक स्केल बनाया गया जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर मीजरिंग स्केल। अगर हम टेम्परेचर को मीज़र करने वाला स्केल बना लें तो हम पता कर लेंगे हीट ज़्यादा थी या कम थी। जैसे हमें बुखार आ जाता है ना। बुखार आ जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फ़ॉरेनहाइट में पहुंच जाता है 108 105 फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में नहीं। सेल्सियस में अगर पहुंच गया 108 तो आप भी पहुंच जाओगे हवा में, है ना, आप खोलने लगोगे। तो ये सब क्या है? ये 108 बुखार है, 105 बुखार है, ये मीज़र किया जाता है। ये एक तापमान है आपकी बॉडी का, ये हीट नहीं है, ये एक तापमान है। ठीक है, तो कौन कौन से तापमान होते हैं? मेनली 4 तरीके के तापमान होते हैं। मीजरिंग स्केल की मैं बात कर रहा हूं, तापमान तो एक ही है। उसे मीज़र करने के 4 मेथड हैं, वो चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक को आप जानते हैं विच इज़ डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके साथ आप फेमिलियर भी हैं। बाकी के 3 कौन से हैं जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले सेल्सियस को तो आप जानते ही हैं, सेल्सियस को तो आप जानते ही हैं। दूसरा है केल्विन, इसे भी थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर है फ़ारेनहाइट, और फिर है रूमर। ये 4 स्केल हैं। रूमर से 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हर पैमाने का अपना एक आइस पॉइंट होता है, अपना एक वेपर पॉइंट होता है कि नहीं? जिसमें से आप सेल्सियस को जानते हैं क्या, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जमती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है। ठीक है, अच्छा, बाकी तीनों के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन जान लीजिए विच इज़ मोर और वेरी वेरी, जो आपको जोड़ना है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केल्विन कितना होता है? 273.14, है ना। आप 273 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है तो आपको ये लिखनी है। और कितना? 373 केल्विन। ठीक है, अब है बात फ़ारेनहाइट की, विच इज़ 32 से 212 तक जाएगा। और रूमर स्केल जो है वो 0 से 80 तक जाएगा। यहाँ पे R लिख लीजिए रूमर के लिए, और फ़ारेनहाइट के लिए F लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये आपके सामने है IP, IC नहीं IP, आइस के लिए मैंने शायद C लिख दिया होगा, IP पॉइंट। देखो, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन से स्केल की एक यूनिट ज़्यादा वैल्यू है ना, किस स्केल की एक यूनिट की वैल्यू ज़्यादा है। देखो, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इनकी यूनिट कितने कितने की हैं। 0 से 100 यानी 100 यूनिट्स हैं। इसमें 111 करके कितने बार तोड़ा गया है? 100 बार। ऐसे ही इसमें देखो 273 से 373 जा रहा है, इसे भी 100 बार तोड़ा गया है। 32 से 212 कितने हो गए? 212 में से 32 घटा लो, 180। तो इसमें कितने हो गए? 180 बार तोड़ा गया है, और ये है 0 से 80 बार।
तो देखो इसे सबसे ज़्यादा बार तोड़ा गया है, तो जाहिर है इसकी एक जो वैल्यू होगी यूनिट की वो कम होगी। भाई 180 बार डिवाइड करना है तो कम होगी वैल्यू, यानी इसकी सबसे कम वैल्यू होती है एक यूनिट की। और ये 0 से 80 तक गया है, ये 0 से 100 तक गया है, ये 0 से 100 तक गया है, तो इन ऊपर वालों की 100 है, उनकी तो बराबर आ गई। इसकी एक यूनिट की वैल्यू उतनी ही होगी इसकी एक यूनिट की वैल्यू है, लेकिन इसकी जो है ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 80 ही है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों में 1000 रुपये बांटने हैं, तो ज़्यादा पैसे आएंगे या कम आएंगे? अब 80 लोग हैं, 80 लोगों में 1000 बांटने हैं, अब ज़्यादा आएंगे या कम? और दूसरी तरफ क्या है, 180 लोग हैं, 1000 रुपये बांटने हैं, अब कम आएंगे ज़्यादा? इस एग्जाम्पल को आप जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पे 180 लोग हैं, यहाँ पे 100 लोग हैं, यहाँ पे 100 लोग हैं, यहाँ 80 ही लोग हैं, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एक यूनिट की, इसकी सबसे कम, इसकी बराबर इसके। क्लियर है मामला? अच्छा, ये तो हम सीख गए, लेकिन अब इनको आपस में इंटर कन्वर्स कैसे करेंगे, है ना? तो इसके लिए वैसे तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, जो कंपटीशन एग्जाम में बता दिया जाता है, जिसके साथ आप शायद फैमिलियर नहीं होंगे। आप जिसके साथ फैमिलियर हैं वो भी बता दूंगा, लेकिन इसे जो मैं आप फार्मूला लिखने वाला हूँ उसके साथ फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी के अंदर भी और टीजीटी के अंदर भी। क्या है वो फार्मूला? ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा अगर आप इसे रटने में कामयाब हो गए तो। क्वेश्चन देखो क्या है, जब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदला जाए, एक पैमाने को दूसरी पैमाने में बदला जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, रीडिंग, यानी जो रीडिंग आ रखी है उसकी रीडिंग को बदलना है किसके साथ? दूसरे वाले स्केल के साथ, माइनस आईपी, आईपी माने आइस पॉइंट, और बीपी माइनस आईपी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, READING, रीडिंग, ओके। देखो ये आपका वो फॉर्मूला है, दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये एक सेकंड में देख लूं, हाँ दिख रहा है, हाँ भाई। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर आपने इसे याद कर लिया, इसमें से देखो लास्ट बार क्वेश्चन आया है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक स्केल है, वो नहीं बताएगा कौन सा स्केल है, इसमें रीडिंग ये है, तो इस वाले स्केल में रीडिंग क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि एक लिक्विड है जिसका आइस पॉइंट जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दूसरे वाले स्केल में आइस पॉइंट कितने पे होगा। ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ब्रह्मास्त्र है, आपको सारे क्वेश्चन करा देगा, है ना। कैसे चेंज करेंगे, ये मैं क्वेश्चन कराने, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बता दूंगा कैसे कराए जाते हैं इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें सेल्सियस से केल्विन के अंदर जाना है या कैल्शियम से फ़ारेनहाइट के अंदर जाना है, तो कैसे करेंगे, सेल्सियस माइनस सेल्सियस का आईपी विच इज 0 डिग्री अपॉन वीपी 100 डिग्री माइनस आईपी विच इज 0 डिग्री इक्वल टू, हमें जाना है फ़ारेनहाइट के अंदर, तो एफ माइनस एफ का कितना है, आईपी 32, वीपी कितना है 212, माइनस आईपी कितना है 32। इस फॉर्मूले से हम सी को एफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा नया है, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आप कर सकते हैं नो डाउट, एक अकेला फॉर्मूला आपके सारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को कर सकता है, बशर्ते अगर आप इसे रट लें। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में से बिठाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस है, क्योंकि आपके लिए नया है। आपको जो याद है वो भी ठीक है ना। वो क्या फॉर्मूला है जो आपको याद है, वो ये है कि C अपॉन C के टोटल कितने हैं 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू R अपॉन 80। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, ये कहाँ से आ रहे हैं, इसमें 80 डिविजन्स होते हैं, इसलिए 80, इसमें 100 होते हैं, इसमें 180 होते हैं, इसमें 100 होते हैं। यही फॉर्मूला तो आपको याद है। आपको इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड याद है, इसे सिंप्लीफाइड कर लो। कैसे, 20 से सब में डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू R बाई 4। ये फॉर्मूला आपको याद है। ये अकेला फॉर्मूला जो है
आपके कन्वर्जन को कर सकता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। ये केवल 4 तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जिसमें ये 4 स्केल्स आ रहे हैं, फ़ारेनहाइट आ रहा हो, डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा हो, केल्विन आ रहा हो या व्यूमर आ रहा हो। अगर ये 4 के अंदर क्वेश्चन आ गया तो आप इसे इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन एक अननोन दे दिया, एक अननोन स्केल आपको दे दिया, तो आप इसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और वो क्वेश्चन 101% आना है, क्योंकि ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत घिसा पिटा हो गया है, आते रहता है, लेकिन फिर भी इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं आपसे जो है ये स्ट्रांगली फोर्स करूंगा कि ये वाला फॉर्मूला आप रटिए। ये अकेला फॉर्मूला आपको सारे क्वेश्चन करा देगा, है ना। कैसे भी बस इसे रट लीजिए। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? इससे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसे बदलिए फ़ारेनहाइट में, तो कैसे बदलेंगे? तो हमें केवल ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों फार्मूलों को लिख लो। C/5 = F - 32/9। तो C बराबर कितना दे रखा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, रख दो 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 या 35 मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं तो कि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 35 = F - 32/9, 5 से कितना 7, F - 32/9, 9 जाएगा यहाँ, F - 32 = 63, F = 63 + 32 कितना हो गया, 95। तो ये ऐसे चलते हैं। समझ में आ रहा है बात को? नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, केवल कैलकुलेशन करी है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं, है ना। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। या ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बर्फ़ जो है डिग्री सेंटीग्रेड में कितने पे जमती है, 0 डिग्री पे, वो फ़ारेनहाइट पे कितने पे जमेगी, है ना। ये छोटे मोटे क्वेश्चन। एक थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है कि बताइए इस पूरी दुनिया में कौन सा वो वाला टेम्परेचर है जो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा टेम्परेचर है? वो है 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन इज़ नॉट पॉसिबल। इस टेम्परेचर को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको पीजीटी की फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप केवल कन्वर्ट कर देना 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को व्यूमर स्केल में, ठीक है। तो ये रहा आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स, यानी टेम्परेचर को एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कैसे ले जाना है, ये इसके बारे में था, ठीक है। तो मैं बोर्ड को भी रफ कर देता हूं और उसके बाद अब आपको बताऊंगा एक्सपेंशन, कैसे एक्सपेंशन के फॉर्मूले लगाए जाते हैं, कैसे एक्सपेंशन होती हैं चीज़ें, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंशन के बारे में। तो अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ हो गया है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। अब ठीक है, तो बात करेंगे अब एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन कैसे होता है, सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर भी होता है ना। तो देखो एक्सपेंशन क्यों होता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है ना। ये केवल एक जानकारी के लिए, वैसे तो ये आईआईटी या नीट में एक बार पूछा जा चुका है, इसमें पूछा जाएगा मुझे नहीं लगता। क्यों होता है एक्सपेंशन? मान लीजिए हम किसी रॉड को हीट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंड क्यों हो रही है और कब तक एक्सपेंड होगी? क्या होती रहेगी? हम हीट देते जाएं तो क्या वो एक्सपेंड होती रहेगी? ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन इसलिए होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स मान लीजिए, है ना, एटम लेवल पे मान लीजिए आप। जब इसे हम हीट करेंगे तो इस वाले एटम की एनर्जी बढ़ेगी, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब जब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इधर से ये वाला स्पेस, ये भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, दोनों के बीच में टकराव होगा। ऐसे पूरी रॉड के अंदर टकराव होता है, एक टेंशन जनरेट हो जाता है। अब क्या होगा, ये अंदर तो एक दूसरे को दबा नहीं पाते, इसलिए क्या करते हैं, साइड वाले को धक्का देना शुरू कर देते हैं और ये एक्सपेंड होना शुरू कर देती है। जो साइड वाले हैं वो एक्सपेंड होना शुरू कर देते हैं चारों तरफ से। और ये कब तक एक्सपेंड होते हैं? जब तक जो टेंशन था, मानिए ये से दबा रहा है, ये से दबा रहा है, ये इतनी, जब तक बीच का टेंशन जो है वो जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो जब टेंशन जीरो हो जाएगा दोनों एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, तो ये फैलना बंद कर देगी।
क्लियर है मामला कि नहीं? ठीक है, तो मामला समझ गए एक्सपेंशन का। अच्छा, तो ये तो रहा केवल कॉन्सेप्ट के लिए था आपको, हमें तो फॉर्मूलों से मतलब है ना। तो एक्सपेंशन के लिए कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले तो जानिए एक्सपेंशन होते कितने प्रकार के हैं। एक्सपेंशन होते हैं मेनली 3 प्रकार के। पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। इन तीनों में अंतर समझिए। इसे कहते हैं रेखीय प्रसार, इसे कहते हैं क्षेत्रफलीय प्रसार, इसे कहते हैं आयतनिक प्रसार। ठीक है, तो रेखीय प्रसार का मतलब लंबाई में वृद्धि हो जाए, किसी भी रोड की लंबाई बढ़ जाए, किसी भी रोड की लेंथ बढ़ जाए, वहां क्या कहेंगे हम, रेखीय प्रसार। इसमें अल्फा का इस्तेमाल किया जाता है विच इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो क्या होगा, जो एल होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डेल्टा टी के। ठीक है, ऐसे ही सुपरफिशियल में क्या होगा, ए होगा एरिया, किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा टी के, और इसमें वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। लंबाई बढ़ेगी कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। सुपरफिशियल यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा यदि टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा यदि हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे। तो क्या आता है, यहां आता है एल इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी। तो कहीं पे एल डैश कर लो, एल डैश इक्वल टू एल। ठीक है, ऐसे ही यहां पे आएगा ए डैश इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी, और यहां आ जाएगा वी डैश इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। ये 3 फॉर्मूले, एल अल्फा डेल्टा टी, ए बीटा डेल्टा टी, वी गामा डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे, इनका एक और जो, कहाँ लिख दूं, इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं। चलो, इनके जो और फॉर्मूले हैं, यानी एल का, ए का और बीटा का यानी वी का, क्या फॉर्मूला है वो, देखिए ये इधर ही लिख देता हूं, यहीं से आपको याद भी रहेगा। देखो, एल जो फाइनल होगा इक्वल टू होगा एल इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही यहां लिख देते हैं, ए जो फाइनल होगा वो इक्वल होगा ए इनिशियल के विच इज एल्फा, बीटा आएगा यहाँ पे डेल्टा टी। और ऐसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ वी जो फाइनल होगा वो आएगा वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये आ रहा है इसमें कि नहीं, एक सेकंड में देख लूँ इसमें आ रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है लेकिन आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखना है। तो ये फॉर्मूले हैं किसके लिए, लीनियर एक्सपेंशन के लिए, एल डैश। ठीक है, एल डैश का मतलब है लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, कहीं कहीं डेल्टा एल भी लिख रहा है इसमें, डेल्टा एल भी चाहो तो लिख लो, डेल्टा एल या एल डैश, ऐसे ही डेल्टा ए या ए डैश या डेल्टा वी या वी डैश। एल डैश का मतलब है लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है ना, या स्मॉल एल भी कुछ जगह ये स्मॉल एल से करते हैं, ऐसे कैपिटल एल से करते हैं। एल अल्फा डेल्टा टी, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर का लीनियर कॉफिशिएंट है ना, और डेल्टा ए यह है टेम्परेचर का क्षेत्रफलीय कांस्टेंट, और यह टेम्परेचर का वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले, एक्चुअली दो ही फॉर्मूले हैं कि एक तो ये है एल अल्फा डेल्टा टी और एक ये है एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है मामला, ये है एक्सपेंशन के लिए। अब इसमें अल्फा बीटा गामा के बीच में कभी कभी संबंध पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है, बीटा और अल्फा में तो ये होता है कि बीटा इक्वल टू अल्फा, लेकिन इसे बराबर करने के लिए इन्होंने क्या किया है, 3 से यहाँ गुणा करो, 3 से यहाँ गुणा करो और 2 से यहाँ। अब भी वही है, कोई चेंज तो किया नहीं है, यही है ना, और इसको बराबर कर दो गामा के। ये किसके लिए है, फॉर सॉलिड्स, यहाँ लिख लो। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है याद करने की, कि जो
अल्फा और बीटा में 2 का होता है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, हमें बस केवल यही याद रखना है। तो 2 को नीचे भेज दो, 3 से गुणा कर दो, इसे गामा के इक्वल रख दो, गामा इक्वल टू 3 बीटा बाई 2 इक्वल टू 3 अल्फा। ये सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका एक्सपेंशन का पूरा मामला, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, 3 तरीके के क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ कर दूँ या मिटा के इसे कर दूँ, चलिए मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा के मैं अभी 2 तरीके के क्वेश्चन और बचे हैं। एक तो वो वाला क्वेश्चन कि एक हॉलो स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर से एक बॉल काट ली जाती है, फिर इसे गर्म किया जाता है, तो क्या होगा। एक डिस्क है, डिस्क के अंदर से एक और डिस्क बना के काट ली जाती है, तब क्या होगा, है ना। वो वाले क्वेश्चंस रह गए, तो मैं इसे मिटा ही देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लीजिए। तो चलिए, अब ब्लैक बोर्ड साफ हो चुका है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। पहला है कि मान लीजिए कोई तार है, कॉपर का या एल्यूमिनियम का या लोहे का। अब एक पॉइंट इसका यहाँ है और एक पॉइंट इसका यहाँ है, इसको हमने धागे से या नाप लिया या मान लिया हमने स्केल से नाप लिया है। अब अगर हम इसे गर्म कर दें तो इसकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो वो निकालेंगे उसी फॉर्मूले से जो हमें पता है, वही एल डैश इक्वल टू या डेल्टा एल इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी से, या कहें तो L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। दूसरा केस क्या है कि आपके पास कोई डिस्क है, ठीक है, डिस्क में से एक और डिस्क को काट लिया गया है, इसे निकाल लिया गया है बाहर, इसे बाहर निकाल लिया गया है इतने को। तो अब इसे गर्म किया जा रहा है, तब क्या होगा, तब कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया दूसरा वाला, यानी सुपरफिशियल वाला मामला, सुपरफिशियल एक्सपेंशन वाला मामला बन गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही ए डैश इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी, या कहें तो A1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा की जगह यहाँ पे क्या दे रखा होता है, इसका लीनियर एक्सपेंशन दे रखा होता है, तो हमें अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज 2 अल्फा डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये केविटी का जो है निकल के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ए की जगह एक चीज और रखवा सकता है वो आपसे, क्या, पाई आर स्क्वायर। तो केविटी का ऐसे निकलता है। अगर वो आपसे पूछे कि बताइए केविटी का एरिया कितना हो जाएगा गर्म करने के बाद, तो ये हो जाएगा। कब, जब लीनियर एक्सपेंशन दे रखा हो उस मटेरियल का। क्लियर है मामला। ए तो वैसे देगा नहीं, वो आपको रेडियस देगा, तो रेडियस जो है इससे। अच्छा, तीसरा वाला क्या है, ये कोई स्फीयर है, स्फीयर के अंदर से एक और स्फीयर काट लिया जाता है, तब क्या होगा। तो ये मामला बन गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, वॉल्यूमेट्रिक यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन का। तो हम वही वाला फॉर्मूला करेंगे, वी डैश इक्वल टू वी क्या था, गामा डेल्टा टी, या वी डैश इक्वल टू V1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ पे गामा ना देके वो आपको क्या देगा, अल्फा देगा, तो यहाँ पे 3 अल्फा डेल्टा टी आप कर लें, ठीक है। यहाँ पे b की जगह क्या रख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं कैविटी का वॉल्यूम एक्सपेंशन कितनी जो है बढ़ गई है कैविटी गर्म करने के बाद या घट गई है, ठीक है। तो ये है, ये जो 3 हैं ये इतने ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। आपने देखे भी होंगे, ये वाला क्वेश्चन तो आ भी चुका है, कई बार आ चुका है, ये स्फीयर वाला है ना। हो सकता है इस बार ये आ जाए या ये आ जाए, तो इन्हें भी आप जो है रट लीजिए। इस वाले चैप्टर में थ्योरी तो कम है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं है थ्योरी के अंदर। सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, 10-15 हमने पहले बताए, 3-4 ये हो गए, एक्चुअली 6 हो गए ये, और अभी 2-4 फॉर्मूले और रह गए। तो आपका 50% हीट को हमने यहीं समाप्त कर दिया है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी हैं, जितने फॉर्मूले हैं हर फॉर्मूले पर कम से कम 10 क्वेश्चन करिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और देखिए 2 तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो बता दूं।
चलिए 2 और बताऊंगा, उसके बाद बंद करेंगे वीडियो को, ऑलरेडी बहुत हो गई है। तो मैं इसे मिटा के फिर दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो कैसे करते हैं उन्हें और बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं आपसे बता रहा था कि कौन सा और क्वेश्चंस रह गया। एक तो देखो क्वेश्चन ये रह गया है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने पानी भर दिया है, ठीक है, ऊपर तक बिल्कुल फुल ऊपर तक, एक बूंद भी इसमें ना गिर सके, अब ऐसा भर दिया है। अब अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कंटेनर भी फैलेगा, वॉइल और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो भी फैलेगा, तो क्या होगा। देखिए अब आपको ऐसी जानकारी के लिए इसमें आपको एक जानकारी होनी चाहिए, क्या, कि जो गामा होता है वो बड़ा होता है गामा से। सर ये क्या बता रहे हो, गामा बड़ा होता है गामा से, यानी गामा जो लिक्विड का होता है वो बड़ा होता है गामा ऑफ सॉलिड से। अब बताओ क्या होगा। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या होगा, यानी इसमें जो लिक्विड है उसका एक्सपेंशन तेजी से होगा और जो सॉलिड है उसका एक्सपेंशन धीरे धीरे होगा। इसका क्या मतलब है, जब ये लिक्विड है वो तेजी से एक्सपेंड कर जाएगा तो जाहिर है नीचे की तरफ निकलना शुरू कर देगा, है ना। जब ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा तो जगह है नहीं, तो वो नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि क्या होगा और क्यों होगा, है ना। क्या होगा, पानी नीचे निकल के भागेगा, जो भी द्रव है वो नीचे निकल के भागेगा। और क्यों होगा, क्योंकि इसका जो गामा होता है यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होता है वो ज़्यादा होता है लिक्विड का, किससे, सॉलिड से। तो जो कंटेनर रखा हुआ है वो सॉलिड है, उसके अंदर जो लिक्विड भर रहा है वो लिक्विड है, लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, वो निकल के भागेगा। अब सवाल ये आ सकता है, टीजीटी के अंदर तो नहीं आएगा लेकिन पीजीटी के अंदर आ सकता है कि कितना लिक्विड निकल के भागा, कितना लिक्विड निकल के भागा, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा वी या वी डैश, मैं वी डैश ही लिखता हूं, इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, वी नॉट यानी जो पहले वॉल्यूम था इनटू वी ऑफ लिक्विड माइनस वी ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना लिक्विड जो है वो निकल के भाग गया है इसके अंदर से, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं, कितना टेम्परेचर हो गया है। ये है कुछ बेसिक चीज़ें, क्लियर है मामला, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब और क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, वो ये है, एक बच्चा बाहर चिल्ला रहा है, उसका डिस्टर्बेंस आ रहा है। अच्छा, अब देखो मामला क्या है। मामला ये है कि एक सेकंड, हमारे कैमरामैन बता रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुकिएगा। कहाँ हो रहा है ब्लैक, ऐसे ब्लैक, इसके सामने आता तो ब्लैक हो जाता है, हट जाता तो वाइट है। ब्लैक बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैक दिखता नहीं है क्या। हो जाता है। अच्छा चलो रिकॉर्ड करके देखते हैं। हाँ भाई थोड़ा सा शायद हाँ कैमरे में प्रॉब्लम है, देखते हैं अभी रिकॉर्ड करके फिर के बाद। तो बस थोड़ी सी बात और रह गई है, उसे भी बता ही देता हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या है, एक ये है क्वेश्चन कि 2 क्लैंप हैं और उस पर एक तार को गर्म करके अब ठंडा कर रहे हैं। 2 क्लैंप हैं, उस पर गर्म तार को बांध के ठंडा कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा, यानी ठंडा होएगा तो ये अपने आप को खींचेगा, खींचेगा कि नहीं, इस तरफ फोर्स लगेगा, इस पर से इस तरफ फोर्स लगेगा। इसे कहते हैं टेंशन प्रोड्यूस इन, एक तार में एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। यानी हिंदी में कहें तो कसे हुए तार को ठंडा करने में उत्पन्न बल, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं उसे, अगर इस तार का y है यंग्स मॉड्यूलस, तो जो फोर्स है वो कितना निकल के आएगा, y a अल्फा डेल्टा t। इसका जस्ट अपोजिट केस क्या हो सकता है, जस्ट अपोजिट केस ये हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दीवार है दोनों तरफ और उसके बीच हमने कोई रॉड है उसे फंसा दिया है और अब इसे हम गर्म कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, हम ठंडा कर रहे थे, यहाँ पे हम इसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसे हम ठंडा करेंगे तो नीचे निकल के गिर जाएगी, फिर फोर्स कहाँ से होगा। अब जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पे फोर्स लगाएगी,
लगाएगी कि नहीं लगाएगी, दीवारों पे फोर्स लगाएगी, दीवारें से बढ़ने नहीं देंगी, तो यहाँ पे भी एक टेंशन या फोर्स जनरेट हो जाएगा दोनों जगह पे, विच इज़ नॉर्मल। तो कितना नॉर्मल प्रोड्यूस होता है इस केस में, विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द दिस पॉइंट। तो यही सेम फॉर्मूला उठा के यहाँ रख दो, वाई ए एल्फा डेल्टा टी। ए क्या है, सरफेस, ये इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है, एल्फा लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी टेम्परेचर में जो चेंजेस किए गए हैं वो। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएं कि आपको भाई छड़ दे दी, हमने तो तार पड़ा था ठंडा करने पे, ये तो गर्म कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। ये मानिए आज मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं अगर आपने याद कर लिए तो आपका हीट में से एक सिंगल क्वेश्चन निकल के नहीं जाएगा, लेकिन मुझे पता है आप याद ही नहीं करेंगे कुछ बच्चे तो इसे स्किप कर करके देख रहे होंगे, क्योंकि आप क्या है केवल कॉलम पूरे कर रहे हो कि हाँ हमने सिलेबस पूरा कर लिया है, लास्ट में कहेंगे कि मैंने सिलेबस तो पूरा कर लिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत टफ होता है टीजीटी का पेपर, आप एक्चुअली मेहनत नहीं करना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है मामला, आगे ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये देखिए, ये तो एक अलग मटेरियल का है, ये एक अलग मटेरियल का वायर मान लो या कुछ भी मान लो आप इसे। ठीक है, इसका मान लेते हैं अल्फा 1, इसका मान लेते हैं अल्फा 2। लंबाई अभी दोनों की बराबर है, ये मोटाई भी दोनों की बराबर है। ठीक है, लेकिन दिया है जो अल्फा 1 है इज ग्रेटर देन अल्फा 2, ये दे रखा है, यानी लीनियर एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज ग्रेटर देन लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सेकंड मटेरियल। पहले वाले मटेरियल का लीनियर एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, जो लंबाई में बढ़ने वाला जो गुणांक है वो ज़्यादा है दूसरे वाले से। तो इस केस में क्या होगा, देखो जब इसे गर्म करेंगे तो जाहिर है ये जो बाहर वाली है जल्दी से एक्सपेंड कर जाएगी, ये नहीं कर पाएगी उतना एक्सपेंड। तो इस स्थिति में क्या होगा, जबकि दोनों चिपके हुए हैं अलग हो नहीं सकते, तो क्या होगा, ये झुकेंगे या तो इस तरफ या इस तरफ झुकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरफ झुकेंगे, किस तरफ झुकेंगे, ये जिस तरफ छोटा होगा लीनियर एक्सपेंशन ये उस तरफ झुकेंगे। अगर भाई इसे ज़्यादा झुकाना है, ज़्यादा झुकेगा तो जाहिर सी बात है लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, ऐसे झुकेंगे। ये क्या कर दिया मैंने, ये ऐसे झुक जाएंगे। ठीक है, अच्छा जब ये ऐसे झुक जाएंगे और लंबाई में बढ़ भी जाएंगे तो जाहिर है इनकी टेम्परेचर, ये जो थिकनेस है वो भी कम हो जाएगी, T1 और T2 हो जाएगी कि नहीं है। हाँ, तो अब अगर आपको थिकनेस निकालने को पूछे तो कैसे निकालेंगे, या ये लंबाई निकालने को पूछे तो कैसे निकालेंगे, L1 L2 हो जाएगी। तो सेम फॉर्मूले हैं, मान लीजिए L1 निकालना है, कितनी लंबाई बाद में बढ़ गई है, डेल्टा L1 कर लो, तो L अल्फा डेल्टा वही कर लो, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही L2 के लिए भी वही फॉर्मूला है, इसके लिए अल्फा 1, इसके लिए अल्फा 2। बिल्कुल सेम फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बार बार वही जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़े थे। पहले हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी वाले। ठीक है, अच्छा अब थिकनेस अगर हमें निकालनी है तो वही फॉर्मूले हैं, इसकी पहले वाली थिकनेस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इसकी पहले वाली थिकनेस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। T1 कर लो, सॉरी अल्फा 1 कर लो, अल्फा 2 कर लो। ये है लंबाई, यानी पहले वाली की लंबाई कितनी बड़ी, ये है दूसरे वाली की लंबाई कितनी बड़ी, डेल्टा 2 भी जैसे डेल्टा L1 कर लो या फिर, है ना। और T1 कितनी थिकनेस हो गई है बाद में, चेंज इन थिकनेस, चेंजेस थिकनेस, ऐसे जो है करते हैं इन सवालों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज जो है मैंने 50% हीट को बता दिया है। मैंने ये वीडियो थोड़ा जल्दी इसलिए करने की कोशिश की है कि ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो एक ही वीडियो के अंदर आ जाएं, आपको स्किप करके दूसरी पे ना जाना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है एक वीडियो देख ली दूसरी नहीं देखी, है ना। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है और सारे फार्मूले नोट कर लिए हैं तो उन्हें रटिए। सारे फार्मूले अगर आपने रट लिए तो यकीन मानिए हीट से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वरना आप प्रीवियस ईयर उठा लो, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, करके देखो, अगर ना हो तो मुझसे कह देना सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जो बचा हुआ हाफ पार्ट है वो कल की कोशिश करेंगे, कल खत्म हो जाए,
और फिर करेंगे 2-3 दिन क्वेश्चन लगातार इसी चैप्टर के, ठीक है। तो जुलाई में मैं इस पूरी यूनिट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, और अगस्त में पूरी सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर कर दीजिए, अपने घर वालों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमारी सब्सक्राइब काउंट बहुत कम है जो हमें मोटिवेट नहीं कर रही है। तो कर दीजिए थोड़ा सा, आपका कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सवालों को याद करते रहिए, क्वेश्चनों को याद करते रहिए, फॉर्मूले याद करते रहिए। गुड बाय।